नमस्कार। आज हम भारत के लोकतंत्र की जो एक शानदार मशीनरी है ना, उसके अंदर झांकने वाले हैं। मतलब चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर वो कौन से नियम हैं, कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाती हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले बात होगी सांसदों के नियमों की। फिर हम देखेंगे कि कानून आखिर बनते कैसे हैं। इसके बाद देश के बजट पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को समझेंगे, जो इन सब की एक तरह से रक्षा करती है। तो सबसे पहला सवाल, इस लोकतंत्र की मशीनरी को चलाता कौन है? जाहिर है, इसके सबसे जरूरी पुर्जे यानी हमारे संसद सदस्य। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं के बारे में और उनके लिए बने नियमों को समझते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। क्या हो अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाए, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी? क्या ऐसा हो सकता है? यहीं पर हमारा पहला और बहुत ही जरूरी नियम सामने आता है। देखिए, संविधान इस मामले में बिल्कुल साफ है। नियम है, एक व्यक्ति एक पद। मतलब कोई भी एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का मेंबर नहीं हो सकता, या फिर संसद और किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य भी नहीं हो सकता। और इसके पीछे की सोच भी बड़ी सीधी है, ताकि जो भी चुना गया है वो अपनी पूरी एनर्जी और अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक ही जिम्मेदारी पर लगा सके। अब देखिए, सिर्फ सदस्य बन जाना ही काफी नहीं है, कुछ नियम भी है जिनका पालन करना पड़ता है। अगर कोई सांसद संविधान का उल्लंघन करता है, या अपनी पार्टी बदल लेता है, या फिर किसी अपराध में दोषी पाया जाता है, तो वो अपनी सीट खो भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पर आखिरी फैसला लेता कौन है? और इसका जवाब है भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, अंतिम फैसला प्रेसिडेंट का होता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये शक्ति संसद के अंदर नहीं रखी गई। इसे एक बाहरी और निष्पक्ष अथॉरिटी को दिया गया है, ताकि किसी भी फैसले पर राजनीतिक खींचतान का असर न पड़े। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प नियम है। संसद के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी सांसद पर अदालत में केस नहीं हो सकता। इसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। और ये जरूरी क्यों है? ताकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के जनता के मुद्दों पर खुलकर बहस कर सकें। तो ठीक है, हमने सदस्यों और उनके नियमों को तो समझ लिया। अब चलिए संसद के असली काम पर, उसके इंजन रूम में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया देश का कानून बन जाता है। देखिए, हर कानून ना एक सफर तय करता है। सबसे पहले एक विधेयक यानी कि एक बिल पेश किया जाता है। फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उस पर जोरदार बहस होती है, वोटिंग होती है। और अगर कभी दोनों सदनों में बात नहीं बनी तो एक जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविजन है। और जब सब कुछ हो जाता है तो आखिर में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति का रोल यहाँ सिर्फ एक रबर स्टैम्प का नहीं है। उनके पास पावर है कि वो किसी बिल को मंजूरी दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, या फिर संसद को ये कहकर वापस भेज सकते हैं कि भाई इस पर एक बार फिर से विचार कर लो। ये एक तरह से पूरी प्रक्रिया में एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस का काम करता है। चलिए, अब बात करते हैं पैसे की। देश का खर्चा कैसे चलता है, देश की वित्तीय योजना कैसे बनती है और उसे मंजूरी कैसे मिलती है, जरा इस पर नजर डालते हैं। अब बजट की पूरी कहानी के केंद्र में होता है एक खास तरह का बिल, जिसे कहते हैं धन विधेयक या मनी बिल। ये कोई आम बिल नहीं है। टैक्स से जुड़ा कोई भी मामला हो, सरकार को कहीं से उधार लेना हो या सरकारी खजाने से पैसा खर्च करना हो, ये सब मनी बिल के अंदर आता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा ही वो सदन है जिसे जनता सीधे तौर पर चुनती है। इस पूरी प्रक्रिया को ना एक बड़े से घर के बजट की तरह समझिए। सबसे पहले सरकार एक वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है, मतलब साल भर की कमाई और खर्च का पूरा लेखा जोखा। फिर संसद में हर मंत्रालय अपने अपने खर्चों की मांग रखता है, जिस पर बारीकी से जांच और खूब चर्चा होती है। और आखिर में जब सब तय हो जाता है तो खर्च की इजाजत देने के लिए एक विनियोग विधेयक पास किया जाता है। तो हमने कानून बनाने वाले देख लिए, कानून बनते कैसे हैं ये भी देख लिया। लेकिन अगर कोई इन नियमों को ना माने तो यहीं पर एंट्री होती है इस पूरे खेल के अंपायर की, वो संस्था जो ये सुनिश्चित करती है कि सब कुछ संविधान के हिसाब से हो, यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ शक्तियों के बंटवारे का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है।
नियम ये है कि संसद में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के काम पर, उनके आचरण पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। हाँ, महाभियोग जैसी बहुत ही खास प्रक्रिया एक अलग बात है। और ये नियम इसलिए है ताकि हमारी न्यायपालिका बिना किसी राजनीतिक दबाव के आज़ादी से काम कर सके। लेकिन ये सम्मान एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। जैसे संसद जजों पर टिप्पणी नहीं करती, ठीक उसी तरह कोई भी अदालत संसद की कार्यवाही की वैलिडिटी पर सवाल नहीं उठा सकती। मतलब दोनों एक दूसरे की सीमाओं का, एक दूसरे के काम का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां वाकई बहुत बड़ी हैं। जैसे वो केंद्र और राज्यों के बीच के झगड़ों को सीधे सुन सकता है। अगर कोई अदालत का अपमान करता है तो उसे सजा भी दे सकता है। और शायद सबसे जरूरी, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनकी रक्षा के लिए कोर्ट रिट यानी खास तरह के आदेश जारी कर सकता है। और फिर आती है इसकी एक असाधारण शक्ति, जिसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटिशन या SLP। ये क्या है? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो देश की किसी भी अदालत के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है। बशर्त ये है कि कोर्ट को लगना चाहिए कि उस मामले में न्याय का कोई बड़ा सवाल छिपा है। और अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की शायद सबसे गहरी शक्तियों में से एक पर। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही दिए हुए फैसलों को फिर से जांचने, उनकी समीक्षा करने की शक्ति है। ये शक्ति हमें ये बताती है कि न्याय कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वो समय के साथ विकसित होता है, बदलता है। और यहीं पर मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जब किसी देश की सबसे बड़ी अदालत के पास भी अपना मन बदलने, अपने फैसले को बदलने की शक्ति हो, तो इसका हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा।